नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है। न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज पंच में आपको देंगे हर खबर की तह तक जाएंगे और डंके की चोट पर आपको बताएंगे, क्योंकि न्यूज पंच में खबर पर पंच भी होगा, तथ्यों पर पंच होगा, साथ ही साथ खबर दर खबर, परत दर परत आपको बताएंगे उसका विश्लेषण विस्तार के साथ। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर होंगे हमारे संवाददाता जो बताएंगे आपको उस खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही साथ होगी 3 मुख्य खबरों पर नजर इस अगले आधे घंटे, जिसमें आपको देंगे हर एक खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की टॉप हेडलाइंस के साथ। और पहली खबर पर जिस पर हमारा रुख रहने वाला है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द नक्सलवाद का द एंड होने वाला है। 31 मार्च 2024 की वो तारीख नोट कर लीजिए जब नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में रह जाएगा सिर्फ। अगली खबर जिसका हम रुख करेंगे वो है उत्तराखंड से आ रही है खबर, क्योंकि उत्तराखंड में कई जगहों का नाम बदलने पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सपा सांसद अखिलेश यादव, बताएंगे आपको। साथ ही जिस तीसरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर आ रही है, क्योंकि ट्रंप ने अगर ईरान को धमकी दी है तो ईरान भी ललकारा है और पलटवार करके उसने अमेरिका को क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। तो न्यूज पंच में इन खबरों पर हमारा रुख रहने वाला है और आपको बताने वाले हैं हम इन 3 खबरों के जरिए कि किस तरीके से ये खबरें तर-बतर आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात नक्सलवाद की। नक्सलवाद में अगर बात करें तो नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार इस समय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। आज से ठीक 1 साल बाद नक्सलवाद सिर्फ इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने डंके की चोट पर ही कहा है कि नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब 12 से घटकर महज 6 रह गई है। अमित शाह ने 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचने वाले। उससे पहले गृह मंत्री का ये बड़ा बयान आ चुका है। शाह ने पहले भी कई बार नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि सरकार आत्मसमर्पण करने वालों का उचित पुनर्वास करेगी। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत कई प्रोत्साहन शुरू किए हैं, जैसे आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता, नौकरी और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना। इस नीति का असर अब धरातल पर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि हाल ही के महीनों में आत्मसमर्पण की संख्या में वृद्धि दर्ज हो रही है। सिकुड़ रहे हैं क्योंकि नक्सलवाद भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है, तो नक्सलवाद का अंत सामने नजर आ रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नक्सलवाद की घटनाएं लगातार कम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान यहां दे दिया और कहा है कि 31 मार्च 2026 यानी कि अब से 365 दिन बाद नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और लगातार हम सरकार की नीतियों में भी ये देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार नई नई नीतियां और नए नए प्रयास कर रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं 4 अप्रैल को, और साथ ही साथ क्या बयान वहां पर भी देने वाले हैं। और उससे पहले का ये बड़ा बयान अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि नक्सलवाद धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नक्सलवाद की घटनाएं कम होती जा रही है। नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या घटी है, अब 12 से सिर्फ 6 जिलों में अति प्रभावित नक्सल की घटनाएं दिखती हुई नजर आ रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या सबसे पहले 12 थी, अब ये घटकर 6 हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री का एक बड़ा बयान यहां आता हुआ। और छत्तीसगढ़ के 4 जिले जो हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, ये वो जिले हैं जिसमें नक्सलवाद की घटनाएं जो हो रही हैं। उसमें जो एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम, इनमें घटनाएं जो है वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। और हम देख रहे हैं कि 12 जिलों में से अब सिर्फ 6 जिले ही रह गए हैं। महाराष्ट्र का भी एक जिला है गढ़चिरौली, इसमें भी नक्सलवाद का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है और दम तोड़ता हुआ नक्सलवाद नजर आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की संख्या 9 से घटकर 6 रह गई है। और साथ ही साथ अदर LWE की बात करें तो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी
घटी है, यानी कि दूसरे एलडब्ल्यूई में भी संख्या जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। 17 से घटकर अब ये 6 रह गई है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब नक्सलवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ में सरकार भी लगातार कई प्रयास करती हुई नजर आ रही है। दंतेवाड़ा, गरियाबंद, मोहला मानपुर, साथ ही साथ अगर झारखंड की बात की जाए तो लातेहार, उड़ीसा के नुआपाड़ा और तेलंगाना के मुलुगु में भी नक्सलवाद ने कहीं ना कहीं दम तोड़ा है। तो नक्सलियों के खिलाफ इस जीत को बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि इस साल अब तक बीजापुर में 107 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुठभेड़ में 82 नक्सली मारे गए हैं, यानी कि सरकार और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। कुल 143 नक्सलियों की ये हो चुकी है अब तक गिरफ्तारी। इसके साथ साथ कईयों ने आत्मसमर्पण भी किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 90 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, यानी कि 4 महीने हुए 90 नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में ढेर कर दिया गया। कोई छोटी बात नहीं है ये। पूरे छत्तीसगढ़ में 164 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। तो आप देख रहे हैं कि अब अमित शाह जिस पोस्ट को लेकर आए हैं उसमें ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद अब इतिहास बनकर रह जाएगा। वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटी है, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके ये बड़ा संदेश दिया है। देश में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या में 12 से घटकर अब 6 हो गई है, यानी कि ज्यादा प्रभावित जिले थे वो 12 थे, अब उसकी संख्या घटकर 6 हो गई है। तो नक्सलवाद पर ये बड़ा प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको कहें कि ये नया मील का पत्थर हासिल हुआ है। मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है नक्सलवाद के प्रति, और साथ ही साथ जिस तरीके से पुनर्वास नीतियां और दूसरी नीतियां लाई जा रही हैं उस वजह से कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। और सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है भारत सरकार। और केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है, यानी कि 31 मार्च 2026 अब से ठीक 365 दिन बाद नक्सलवाद जो है वो इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा। और हमारे साथ इस समय नीरज सिंह जुड़ गए, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ नीरज का रुख करेंगे। नीरज, लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड पर है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, अभी केंद्रीय गृह मंत्री 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री का ये बड़ा बयान आता हुआ कि अब से 365 दिन बाद नक्सलवाद का खात्मा होगा और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है। देखिए, बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। और आप देखें कि नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग बनाई है और 2015 से ही इस पर काम करना शुरू किया है। आप देखें कि वहाँ पर कई तरह की योजनाएं बनाई। पहले विकास कैसे उस इलाके में पहुँचाया जाए, इसके साथ साथ हमारे जो जवान हैं, जो खास तौर से आप देखें कि नक्सल के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि 2004 और 2014 के बीच में 18,000 किलोमीटर का एरिया था जो नक्सल प्रभावित था। और जो हमारे जो जवान थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते थे और उसके साथ साथ जो विकास का काम है वो होता था। होता ये था कि जब जवान थोड़ी सी स्पीड से आगे बढ़ते थे, नक्सली बड़ी संख्या में होते थे और लगातार ब्लास्ट करते थे और जवानों को हताहत करते थे। आप देखें कि उसके तहत जो प्लानिंग है उसमें चेंज किया गया। जो फॉरवर्ड ऑपरेशंस जो बेस है वो बनाई गई। जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनके बीचों में ऑपरेशंस जो बेस है वो तैनात कर दिए गए, यानी कि इस पूरे इलाके को, नक्सल इलाके को घेर लिया गया। और धीरे धीरे करते हुए जो आज नक्सल प्रभावित इलाके की अगर हम बात करें तो 4,200 के करीब था 2024 में, और अब 6 जिले और उसमें कम हो गए, तो ये इलाका और घटकर कम हो गया। दूसरा, मोबाइल टावर बड़ी संख्या में लगाए, क्योंकि नक्सल भोले भाले ग्रामीण इलाके के लोगों को भड़काकर उनको अपने साथ रख लेते थे, लेकिन अब उनके पास जानकारी पहुंच रही है। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस खोले गए, बैंक खोले गए, इसके अलावा ATM खोले गए। वहाँ पर तमाम जो विकास की जो डोर है वो पहुँचाई गई। उनके बच्चों के लिए जो स्कूल है वो खोले गए। इसके साथ साथ सार्वजनिक जो राशन की दुकान है वो खोली गई। तो चौतरफा इस पर काम हुआ और यही कारण है कि आप देखें कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे वो हमारे सुरक्षा बलों का शिकार हुए। और आप देखें कि आज नक्सल की घटनाओं में बड़ी तेजी के साथ कमी आई। 2014 से पहले जहां 16,000 से ज़्यादा नक्सल की घटनाएं होती थी, लेकिन आप देखें कि उनमें 53 और 54% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई। पहले बड़ी संख्या में हमारे जवान हताहत होते थे, अब वो संख्या 70% कम हो गई। तो एक बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ी गई। जो उग्रवाद प्रभावित इलाके वो घोषित किए गए,
300% जो जो गुना बजट है वो बढ़ाया गया। वहाँ पर अत्याधुनिक पुलिस चौकियाँ बनाई गई, अत्याधुनिक हथियार पहुँचाए गए और इसके अलावा जो फॉरवर्ड ऑपरेशन जो बेस थे उन कैंपों में तमाम तरह की सुविधाएं दी गई और चारों तरफ से नक्सलियों को घेर कर उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू किया गया। और यही कारण है कि आप देखें कि मार्च 2026 तक इस नक्सलवाद को इस देश से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, एक इतिहास बनकर रह जाएगा नक्सल। और उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो चौतरफा नीतियां हैं उसी का ये नतीजा है। भावना, इसमें सेना की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है नीरज। कहीं ना कहीं देखिए कि ड्रोन कैमरे की मदद से भी नक्सलवाद के खात्मे में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। एक तरफ पुनर्वास नीति चली है, दूसरी तरफ सेना की मदद भी भरपूर तरीके से मिली है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि नक्सल के खिलाफ जो लड़ाई है सीआरपीएफ, इसके अलावा सीआरपीएफ की कोबरा जो बटालियन है और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीआरपी की टीम है वो मौजूद रहती थी, आईटीबीपी और बीएसएफ, ये तमाम जो लोग हैं वो ऑपरेशंस करते थे। जिस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का मैं जिक्र कर रहा था तो वहाँ पर बाकायदा जो ड्रोन स्टेशन है वो बनाए गए। पूरे इलाके में सर्च किया जाता है, 15-15, 20-20 किलोमीटर के इलाके में जो नक्सल की जो गतिविधियाँ उनको सर्च किया जाता है। और जो फॉरवर्ड जो ऑपरेशन जो बेस बनाए गए हैं वो चारों तरफ से इन इलाकों को घेर लिया गया है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन में बहुत तेजी आई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के बीच में जो नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अगर बेस कैंप होता है तो ग्रामीण इलाके के लोगों को भी एक हौसला मिलता है। उनके लिए स्कूल वहाँ पर रहता है, उनके लिए टेली कम्युनिकेशन की तमाम जो सुविधाएं वो वहाँ पर मौजूद रहती हैं, उनके लिए बैंक, एटीएम जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद रहती हैं। तो उसका बड़ा प्रभाव हुआ है और यही कारण है कि धीरे धीरे उन युवाओं ने ही नक्सलवाद के खिलाफ एक तरीके से जानकारी सरकार को देना शुरू किया। और यही कारण है कि आप देखें पिछले 6 महीने जाता हुआ नीरज नजर आ रहा है, जहां चौतरफा रणनीतियां काम आती हुई नजर आ रही है, बड़ी सफलता हासिल मिलती हुई नजर आ रही है और अब सरकार दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है क्योंकि 31 मार्च 2026 की वो डेट दे चुकी है जब नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में सिर्फ रह जाएगा। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है, कृपया ध्यान दे लीजिए क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में लग गई है धामी की मोहर। 15 नगरों, कस्बों और स्थानों के पुराने नाम भूल जाइए। अब कई जगहों पर आपको संपर्क करने के लिए नया पता दिया जाएगा। सरकार ने इनके नए नाम भी तय कर दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी है कि उत्तराखंड में गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही विभिन्न स्थानों के ब्रिटिशकालीन नाम बदलने की दिशा में सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। इस्लामिक नामों वाले कुछ क्षेत्रों का नाम अब हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। इसी कड़ी में 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार समेत कुछ अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ ब्रिटिशकालीन नाम बदलने की शुरुआत की थी। इसके बाद उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों के नाम बदले गए। इनमें घाट नगर पंचायत का नाम बदलकर नंदा नगर किया गया तो जोशीमठ को ज्योतिर्मठ का नाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जगहों के नाम में बदलाव जनभावना और भारतीय संस्कृति साथ ही विरासत के तहत किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद रखें, उनसे प्रेरणा ले सकें। नामों के बदलने की राजनीति पर अब ये सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के फैसले का राज्य भर में समर्थन और विरोध दोनों ही देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं तो कुछ इसका राजनीति से प्रेरणा हुआ कदम बता रहे हैं। उत्तराखंड के कई जगहों पर अब जब ये नया नाम बदल दिया गया है तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या ये नए नाम बदले गए हैं और किस तरीके से ये उत्तराखंड की राजनीति पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार जिला देख लीजिए, उसमें किन किन के नाम बदले गए हैं। ये नाम आपके स्क्रीन के सामने है, जहां गाजीवाली को अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं आपको दूसरा एक और नाम बताते हैं, जहां चांदपुर को अब ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हरिद्वार में और भी कई ऐसे जिले हैं जिनका नाम जो है वो बदलने की घोषणा धामी ने अपने मुहर में लगा दी है। मोहम्मदपुर जट को भी नाम बदल दिया गया है। खानपुर कुर्सली को अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि इद्रीशपुर को अब नंदपुर के नाम से जाना जाएगा। तो ये अलग अलग नाम जो है 15 जगहों के नामों में अब बदलाव किए जाने की घोषणा धामी ने की है। खानपुर को अभी श्री कृष्णपुर के नाम से जाना जाएगा, यानी कि जो नाम ब्रिटिशकालीन या फिर इस्लामिक नाम से जुड़े थे अब उसे कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के नाम से या फिर
जो महापुरुष रहे हैं उनके नामों से उत्तराखंड के कई जगहों के नामों में बदलाव लाया जा रहा है। मियांवाला का नाम बदला गया है, पीरवाला को अब केसरी नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये देहरादून जिले के वो कुछ नाम हैं जहां नामों में बदलाव किया गया है। चांदपुर खुर्द को अब पृथ्वीराज नगर के नाम से बदले जाने की घोषणा धामी ने कर डाली है। अब्दुल्लापुर को अब दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। ये देहरादून जिले के वो कुछ क्षेत्र हैं जिनके नाम बदलने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। नवाबी रोड को अब अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। वहीं पंचक्की से ITI मार्ग को अब गुरु गोवलकर मार्ग से नाम से जाना जाएगा। तो ये नामों में बदलाव की वजह से अब सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। ये देखना होगा कि अब ये किधर जाती हुई नजर आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर विरोध और साथ ही साथ समर्थक दोनों देखने को मिल रहा है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन नामों के बदलाव पर क्या बयान दिया है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लोगों ने इसका स्वागत किया और इसकी मांग चली आ रही थी, लेकिन अब इस पर सियासत तेज होती हुई भी नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने क्या कह डाला। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश 2 का नाम दे दीजिए ना। आइए देखते हैं अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम चेंज करना एक बहुत गलत प्रथा है। सरकारों को सरकारें इसलिए बनाई जाती है, पार्टियों को सत्ता में इसलिए लोगों को लेकर आया जाता है ताकि वो अपने लोगों की, अपने नागरिक की सेवा कर सके, उनका विकास कर सके, आगे नाम बदलने की राजनीति करा। तो आप सुन रहे थे कि नामों के बदलाव में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, वहीं समर्थन भी हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से हमारे संवाददाता आशीष रमोला हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नामों के बदलने के पीछे क्या वजह रही। अब नामों के बदलने की घोषणा तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं, इसके बाद की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल भावना, कल जिस तरीके से रात को यहाँ पे आदेश जारी किया गया था और उसके बाद यहाँ पे जो आया है, जो खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जो है 4 जनपदों में जो है 15 स्थानों के जो हैं वो नाम यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। अगर बात करी जाए हरिद्वार जनपद में जो है भगवानपुर के अंतर्गत जो है वो औरंगजेबपुर को जो है वो शिवाजी नगर कर दिया गया है। देहरादून के निगम क्षेत्र में जो मियांवाला क्षेत्र आता है, मियांवाला का नाम भी जो है वो चेंज कर दिया गया है, रामजी वाला कर दिया गया है। तो इसी तरह से 4 जनपदों में अगर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर चारों जनपदों में 15 स्थानों को यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है। हालांकि यह अब ये देखा जाता है कि यूपी की तर्ज पे भी यहाँ भी जो है उत्तराखंड में जो है नामों का सिलसिला यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया है। खुद जब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी से भी जब थोड़ी देर पहले जब मीडिया से भी रूबरू हुए तो उनसे भी जब पूछताछ की, उनसे जब पूछा गया कि जो नाम यहाँ पे चेंज किए गए हैं आखिर क्यों किए गए हैं, तो उन्होंने भी कहा जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे थे, लोगों की भी यही मंशा थी, लोगों का भी मंशा थी कि उनसे भी रायशुमारी की गई कि नाम यहाँ पे चेंज होना चाहिए। उसके बाद भी और देवभूमि का जो स्वरूप है वो बिल्कुल भी ना बदले, उसको देके ये नाम बदले जा रहे हैं और आगे भी इसी दिशा में जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा। जैसे जैसे लोगों से रायशुमारी होगी, जनभावनाओं का मुद्दा था, लोगों की भी पसंद थी, लोग भी चाह रहे थे, इसी को देखते हुए यहाँ पे नाम चेंज किए गए हैं। जी बाबू जी, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले ना, तो सपा के सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद अखिलेश यादव को क्यों मिर्ची लग गई है।
जी बिल्कुल, यहाँ पे ये देखा जा रहा था इस पूरे सिनेरियो को अगर महाराष्ट्र से अगर यहाँ देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से यहाँ पे जब जो हाल ही में जो मूवी यहाँ पे रिलीज़ हुई थी उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई थी। वहाँ पे जिस तरीके से एक औरंगजेब की जो उनकी जो कब्र थी उसको लेके जब सियासत गरमाई थी, उसके बाद यूपी और उसके बाद यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ पे अखिलेश यादव का बयान आया है तो कहीं ना कहीं एक राजनीति की यहाँ पे एक मोड़ यहाँ पे ली जा रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड से भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है इसको विकास के मोड़ से जो है भटकाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जो विकास का जो रोड मैप है उन पे बात ना होके अब जो नामों का परिवर्तन है उस पे सरकार यहाँ पे जा रही है। भावना, चलिए, विपक्ष को तो चाहिए हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा बनाना, देखा जाएगा कि आगे अब क्या होगा। फिलहाल आशीष रामोला, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कह रही है कि बम का जवाब बम से, और बम का जवाब बम से इसलिए मिलेगा क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ने लगी है। ईरान ने ट्रंप से सीधे बातचीत करने से मना कर दिया, कहा है हम बातचीत अमेरिका से नहीं करेंगे, सीधे तौर पे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष तौर पे जरूर कर सकते हैं। इस पर क्यों ऐसा कहा है? डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही आप जानते हैं कि ईरान पर भड़के हुए हैं। उन्होंने ईरान पर बमबारी की धमकी पहले ही दे डाली थी, मगर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने भी अमेरिका पर करारा पलटवार किया है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी धमका डाला है। ईरान ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया। हाल ही में उसने अंडरग्राउंड मिसाइल मेगा सिटी का खुलासा किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका ईरान तनाव, हूथियों पर हमले और इजराइल की कार्रवाइयों ने मिडल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई के मुहाने पर अब ला दिया, और इस बीच इजराइल ने भी मिडल ईस्ट में अपनी कार्रवाई से आग में घी डाल दिया। आज इजरायली सेना ने बैरूत के दक्षिणी उपनगर में हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव पर हवाई हमला किया है। ये पिछले साल नवंबर के संघर्ष विराम के बाद अब दूसरा हमला है। और अगर ईरान ने कहा है कि अगर आपने बम बरसाए तो आप तैयार रहिएगा, हम भी चुप नहीं बैठने वाले। तो ईरान अमेरिका के बीच जो ये तनातनी है, ये जो तनाव है, अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से ये जो तनाव है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की अमेरिका को दू टूक क्या कह रहा है? ट्रंप की बमबारी वाली धमकी का जवाब ईरान ने दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जवाब दिया है, करारा जवाब इसको कहा जाए। ईरान के नेता अयातुल्ला अली खमेनी ट्रंप पर भड़के हैं। क्या कह रहे हैं वो ट्रंप पर? कहा है कि ट्रंप की धमकी पर अमल ना करे अमेरिका। ईरान ने बड़ी करार धमकी दी है। ट्रंप की धमकी के बाद ये करारा हमला ईरान की तरफ से आ रहा है। अमल करने पर अमेरिका को लगेगा तगड़ा झटका। ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका और इजराइल ईरान के दुश्मन, और साथ ही साथ ईरान ये कहता हुआ आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान का हित नहीं चाहते हैं। अब ये जो पूरी लड़ाई है वो न्यूक्लियर डील पे कहीं ना कहीं टिकी हुई है। ट्रंप ईरान पर ये प्रेशर बना रहा है कि आप न्यूक्लियर डील पर समझौता कीजिए। ईरान कह रहा है हम न्यूक्लियर डील पर समझौता नहीं करेंगे। किस बात पर भिड़ गए हैं अमेरिका ईरान? आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। ट्रंप ने ईरान को लिखा था पत्र। ये पत्र मार्च में लिखा गया था। अब इस पत्र में ये लिखा गया था कि परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की थी इस पत्र में मांग। ट्रंप ने ये पत्र लिखा था, तेहरान ने ये पत्र गया था, और ट्रंप ने ये कहा था कि आप इस तरीके से घुटने टेक लीजिए हमारे आगे। ईरान से बातचीत की जताई थी उम्मीद। ट्रंप ने कहा था आप आइए परमाणु डील पर आगे का समझौते की बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ईरान इस पर घुटने टेकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ये कह रहे हैं ट्रंप, लेकिन ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये नहीं मान रहा कि ये कुछ भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जाने वाली कोई भी रणनीति है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूएस परमाणु हथियार हासिल की नहीं देगा इजाजत। समझौता न करने पर ईरान की बढ़ेंगी दिक्कतें। यानी कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने समझौता नहीं किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और इसका खामियाजा आपको बमबारी से भुगतना पड़ेगा, जिस पर अब ईरान की भी बड़ी प्रतिक्रिया आ गई है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान, आपको बता दें कि 2018 में ईरान के साथ साल 2015 में हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ईरान पर अपने अधिकतम दबाव वाली रणनीति के तहत प्रतिबंधों को लेकर फिर से लागू कर दिया। 2015 के समझौते के अनुसार
ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों की सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को आने की अनुमति दी थी। इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किया गया था। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ अनिल थॉमस। सीधा अनिल का रुख करेंगे और जानेंगे अनिल से इस बारे में विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरीके की तनातनी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, अनिल, इससे जियोपॉलिटिक्स पे किस तरीके का असर नजर आएगा और क्या यूरोप और चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए भावना, भूलना नहीं होगा जिस तरह से ईरान ने जो रुख रखा है, ईरान ने सीधे सीधे धमकी का जवाब, मैं कहूंगा कूटनीति में एक अच्छा पहल उन्होंने जिस तरह से इस बात को यूनाइटेड नेशंस ले जाने की बात की और यूनाइटेड नेशंस के द्वार को वो खटखटा रही ये बात कहते हुए कि किस तरह से ये धमकी हमको दी गई है। ये अगर आप बात करें, किसी भी देश को इस तरह की धमकी किसी दूसरे देश को देने की जरूरत नहीं है और हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिसके कारण हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। तो ये साफ संकेत है ईरान द्वारा, ईरान जिस तरह से जो दबाव उन पर बनाया गया था, उस दबाव का वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वो इसे यूएन ले जाकर सिक्योरिटी काउंसिल में बात लाएंगे। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में बात नहीं बनेगी, क्योंकि यूएस के पास वहां वेटो पावर है, तो वीटो पावर के तहत वो उसे बाहर कर सकते हैं, तो वो जनरल असेंबली में इस बात को उठा सकते हैं। ये ईरान समझता है कि यूएन का दरवाजा खटखटाना इस समय काफी जरूरी है, क्योंकि ये दबाव जो अमेरिका बना रहा है उन पर, अगर ये दबाव पे अगर वो दब जाते हैं तो मेरे हिसाब से ईरान के अंदर भी वो जो खुमैनी है उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनके पास विकल्प कम थे, लेकिन मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन विकल्प उन्होंने निकाला यूएन का दरवाजा खटखटाना। बिल्कुल, लेकिन इधर ये दिख रहा है कि ईरान घुटना टेकते हुए नजर नहीं आ रहा। हालांकि अमेरिका पावरफुल देश है, सुपर पावर है, लेकिन ईरान अपने आप को यहाँ कहीं भी कम आंकता हुआ नजर नहीं आ रहा। न्यूक्लियर डील पर कोई भी समझौता ईरान इस समय करने के लिए तैयार नहीं है। अनिल, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।